हेलो एवरीवन। एचटीसी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का हमने दिया, ऐसे ही पार्ट 3 आज लेके आए हैं हम। और आपके कमेंट और लाइक और आपने जो वीडियो को सराहनीय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पार्ट 3 लेके आए हैं आज। पिछले टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक छूट गया था, आज हम उसको पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के बाद एक नया टॉपिक लिया है हमने आज, उसको भी पढ़ाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे पहले जो जॉब के विविध रूप थे, साथ साथ और जो चुनौतियां थी अर्थव्यवस्था के लिए वो भी बताई थी। उसके बाद एक राज्य का क्या भूमिका रहती है अर्थव्यवस्था में, उसको आज हम समझाएंगे। आइए आज विषय पर चलते हैं, देखते हैं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। राज्य की जो भूमिका है अर्थव्यवस्था में, नियामक की भूमिका निभाता है राज्य। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन एवं वितरण में भी भूमिका निभाता है राज्य। मतलब गुड्स एवं सर्विस के प्रोडक्शन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में जो भूमिका निभाता है राज्य, वो भी इसमें आता है। लोक सेवा एवं सामाजिक वस्तु के आपूर्तिकर्ता की भी भूमिका निभाता है राज्य। यहाँ आपूर्तिकर्ता का मतलब ये है, जो सोसाइटी है, समाज है, उसको राज्य जो आपूर्ति मतलब जो पूर्ति करता है उन चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे पेयजल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आदि ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है राज्य। फिर उसके बाद हम देखते हैं वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का वितरण किस तरीके से हुआ था। हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी को हम बता रहे हैं कि राज्य की क्या भूमिका होती है डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोडक्शन में। जैसे आपने राज्य की भूमिका को देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें जो नियंत्रण करने की जो भूमिका है वो राज्य की होती है। राज्य ही कंट्रोल करता है कितना प्रोडक्शन होना है, कौन सा उत्पाद बनेगा, कहीं कोई समानता पे कोई चोट तो नहीं पहुंच रही है, कहीं कोई ऐसा कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कोई जो उसका जो मूल्य है उत्पाद का जो अंकित मूल्य है कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ा दिया है। इसको लेके वो कंट्रोल करता है राज्य की भूमिका होती है। ये इंडिकेट हैं इसके, ये संकेत देता है सामाजिक न्याय जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी है और समानता जरूरी है। निजी क्षेत्र में जो बाजार की भूमिका होती है, यहाँ सेंस ये है प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संकेत दिए हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है यहाँ पर, आर्थिक कुशलता भी बढ़ती है यहाँ पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस है। देखो, यहाँ सामाजिक न्याय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक दूसरे के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं है और आर्थिक कुशलता भी होती है यहाँ पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है। कहने का मतलब ये है, कोई इंडस्ट्रीज लगी, उद्योग लगता है, अगर उद्योग में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी एक दूसरे उद्योग में, बाजार होगा, बाजार में जो किसी उत्पाद का मूल्य रखा जाएगा, कोई मूल्य कम रखेगा, कोई ज़्यादा रखेगा। जिसका कम होगा मूल्य वो ज़्यादा प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा उत्पाद बेचेगा। पर जो कंपनियां और जो उद्योग लगाते हैं वो लोन वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो लोन नहीं चुकता नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि वो बाज़ार से छूट जाते हैं। बाज़ार से जो दायरा होता है उसका वो बहुत सीमित हो जाता है दायरा। तो कंपटीशन जो होता है उद्योगों में वो बहुत सीमित हो जाता है। तो यहाँ क्षमता जो होती है इंडस्ट्रीज़ की वो सिकुड़ जाती है, बहुत संकीर्ण हो जाती है। तो आपने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे यूएसए है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह है और भी ऐसे देश हैं
समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे चाइना है, रूस है, ऐसे आदि है, और भी देश हैं ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। पहले भी हम बता चुके हैं वीडियो में, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। लेकिन आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधार है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो अपनाई थी, उसके लिए आर्थिक कुशलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय ये आवश्यक है। इन तीनों का होना जरूरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक कुशलता, ये तीनों बहुत जरूरी हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है आर्थिक कुशलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, लेकिन इसमें सोशल जस्टिस नहीं होता है, सामाजिक न्याय नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक होती है, इसमें कंट्रोल बाजार की भूमिका होती है। बाजार हमेशा लाभ के लिए कार्य करता है, उसे किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए काम करता है। हम पहले भी आपको बता चुके थे। फिर उसके बाद देखेंगे हम आर्थिक शब्दावलियाँ, जो अन्य नया टॉपिक है। आर्थिक शब्दावलियों में जो इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है, ग्लोसरी है, उसको लेके आए हैं आज हम। उसको लेके आने का मतलब अर्थ सीधा यहाँ ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, बाजार, बजटिंग, और आपका जैसे कि और भी टॉपिक हैं बहुत सारे। और जैसे आप उन टॉपिकों को पढ़ोगे तो उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या में आप जीवन प्रत्याशा दर है ना, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, तो ये ऐसे टर्म आप पढ़ेंगे, है कि नहीं। और उस टर्म के साथ साथ मुद्रास्फीति वगैरह में जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, ये टर्म बार बार आएंगे। तो उनको समझाने के लिए उस टॉपिक को लेने से पहले, जैसे राष्ट्रीय आय है, उसको पढ़ाने से पहले मैंने ये उचित समझा कि मैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को पढ़ा दूं। और भी ऐसे शब्दावलियां हैं, उनको भी लेके आएंगे अन्य पार्ट में, उनको भी कंप्लीट कराएंगे। तो आप देखें आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण, कहने का मतलब एक सीमित अवधारणा है, छोटा पार्ट है। और आर्थिक विकास आपका व्यापक एक अवधारणा है। सीमित या संकीर्ण, ये आर्थिक विकास व्यापक अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि के लिए संसाधनों का जो आवंटन है, सामाजिक संसाधनों का जो आवंटन होता है, सामाजिक जो सफलता है कितनी मौलिक रूप से प्राप्त हुई है, उसे हम आर्थिक समृद्धि से जोड़ते हैं। और आर्थिक विकास के लिए सामाजिक जो सरोकार है और गुणात्मक कितना, क्वांटिटेटिव कितना बड़ा है, उसको हम देखते हैं आर्थिक विकास में। तो उसके कुछ ऐसे टर्म हैं, ऐसे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु ऐसे लिए गए हैं जिससे आप एक दूसरे में अंतर डिफाइन कर पाओगे। तो वही बता रहे हैं हम आपको। आर्थिक समृद्धि के लिए मात्रात्मक होती है, ये जीडीपी में वृद्धि होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आधारभूत संरचना का विकास होता है इसमें, और नई कंपनी या उद्योग का लगाना भी होता है इसमें, और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो ये टर्म जो बिंदु हैं वो आर्थिक समृद्धि के लिए आते हैं। आर्थिक विकास के लिए ये गुणात्मक होती है, कहने का मतलब परिणात्मक प्लस गुणात्मक, ये दोनों होती है। जीडीपी में जो वृद्धि होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें जो ग्रोथ होती है, साथ साथ अगर सामाजिक और राजनीतिक रूप से वृद्धि नहीं तो वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। ऐसे ही जीडीपी में वृद्धि प्लस लोगों का जो जीवन स्तर होता है, अगर उसमें सुधार नहीं आया है तो आर्थिक विकास की वो परिकल्पना में शामिल ही नहीं हो पाया है, आर्थिक विकास हुआ ही नहीं है वहाँ। फिर पोषण स्तर में भी वृद्धि, मतलब न्यूट्रिशन का जो लेवल है वहाँ का कैसा है, उसको भी इसमें इंडिकेट किया है इस बिंदु में। शिक्षा, स्वास्थ्य
सुविधा का विस्तार, मतलब एजुकेशन और हेल्थ जो सुविधाएं हैं वहाँ मुहैया हुई हैं कि नहीं लोगों के लिए। लोगों की आय में वृद्धि हुई है कि नहीं, मतलब इनकम जो जनरेट या ग्रोथ हुई है कि नहीं लोगों में, ये भी इसका एक इंडिकेट है, बिंदु है। जीवन स्तर में जो सुधार के लिए अन्य मानकों का जो अनुपालन है इसमें भी शामिल है। कहने का मतलब ये है जो अन्य मानक हैं आर्थिक विकास में, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, पोषण और विषमता, ये अन्य ऐसे पॉइंट ऐसे हैं इसमें, अगर ये जीवन स्तर में कोई सुधार चेंजमेंट नहीं ला पाए हैं व्यक्ति के, आर्थिक समृद्धि होना एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, ग्रोथ होना एक अलग बात है और डेवलपमेंट होना एक अलग बात है। इसीलिए इस धारणा को हम व्यापक बोलते हैं। क्योंकि ऐसे आप एग्जाम्पल से समझो, उदाहरण देता हूँ। आर्थिक समृद्धि में जैसे कुछ ही पर्सन हैं, उन्होंने उद्योग लगाया अपने फ़ायदे के लिए, तो वो क्या हुआ, उनकी इनकम बड़ी जनरेट हुआ, तो क्या है उनका जीवन स्तर सुधरा ना। जो कुछ लोग हैं नीचे के, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, उनके जीवन स्तर में कोई सुधार ही नहीं हुआ, ना शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, है ना उनको रोज़गार मिल पाया ठीक से, ना उनका जो जीवन स्तर बढ़िया होना था वो भी नहीं हो पाया, पोषण का स्तर होगा वो भी लो। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती हैं आर्थिक विकास में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये व्यापक शब्द है आर्थिक विकास। तो इसमें क्या है, आर्थिक विकास में आप यहाँ समझो, नंबर 1 इसमें क्या है, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लस इसमें सामाजिक क्षेत्र में विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास। नंबर 3 समावेशी विकास। ये 3 पॉइंट हैं इसमें आर्थिक विकास को जो निर्धारित करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आर्थिक विकास में शामिल है। अगर कहने का मतलब ये है आर्थिक विकास इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि शामिल है। आर्थिक ग्रोथ और सामाजिक क्षेत्र में विकास और समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे आर्थिक विकास, जो व्यापक शब्द है उसको देखेंगे हम, उसके मापन क्या क्या हैं, किस चीज़ से डिफाइन किए गए हैं, उनके मापन की जो स्केल है वो दे रखी है, उसको समझाते हैं हम। जैसे बेसिक नीड अप्रोच, मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम, ये एक अवधारणा थी। ये शब्द जो टर्म लिया गया था वर्ल्ड बैंक ने अपनाया था इसको सबसे पहले, और ये 1970 में लागू किया था वर्ल्ड बैंक ने। आर्थिक विकास का जो मापन है, मापन की स्थिति में एक पॉइंट ये भी है कि बेसिक नीड अप्रोच ये भी होना ज़रूरी है, और फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचकांक है उसके लिए ये 3 पॉइंट ज़रूरी हैं। जीवन प्रत्याशा दर, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। शिशु मृत्यु दर से यहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और साक्षरता का मतलब लिटरेसी। ये 3 पॉइंट होना जरूरी है, आप इसको समझो। जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, और उसके बाद लिटरेसी, साक्षरता। ये 3 पॉइंट जरूरी हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के लिए। अब बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, क्रय शक्ति समता विधि। इसमें क्या है कि 1993 में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जारी किया था, और इसको ये बोला था कि इसको भी शामिल किया जाए परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड को, किसमें, आर्थिक विकास के मापने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मानव विकास जो सूचकांक है उसके लिए 1990 में UNDP में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो पॉलिसी है, उसमें
अर्थशास्त्री थे एक, उनका नाम था महबूब उल हक। उन्होंने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव डेवलपमेंट है, मतलब मानव का जो विकास है, अगर उस सूचकांक को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे आर्थिक विकास के लिए तो ये भी अधूरा रहेगा। तो ये मुख्य पॉइंट शामिल किए गए। और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो मानक रखे गए, एक तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर। महबूब उल हक ने बताया कि जो मानक रखे गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा दर और जीवन स्तर, मतलब एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो जीवन का जो लेवल है, लाइफ का लेवल है, वो कैसे निर्धारित होगा। एजुकेशन के लिए पढ़ाई के वर्ष का औसत, मतलब 25 वर्ष के वयस्क सम्मिलित होंगे इसमें, सम्मिलित। पढ़ाई के संभावित साल भी शामिल होंगे इसमें एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई के वर्ष का औसत, बच्चा कितना पढ़ा उसका एवरेज, मतलब 25 वर्ष के वयस्क सम्मिलित होंगे इसमें, और पढ़ाई के संभावित साल भी सम्मिलित होंगे। जीवन प्रत्याशा में क्या है, जन्म के समय जो प्रत्याशा है, जन्म के जो जीवन प्रत्याशा रेट है, उसके लिए क्या है, मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 83.57 वर्ष शामिल की गई। ये निर्धारित किया गया महबूब उल हक ने, जो मानक दिया ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर। जीवन स्तर मतलब GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें, आर्थिक विकास के जो पैमाने हैं, माप हैं, उसके मेजर करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसे ही अन्य शब्दावलियाँ जो हैं, जो डायरेक्ट आपके टॉपिक में शामिल होंगे, जो हम चैप्टर कराएंगे, जो एकदम जैसे जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय है, मुद्रास्फीति है, बजटिंग है, बैंकिंग है, बहुत सारे ऐसे व्यापक क्षेत्र, जो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर हैं, उनको कराएंगे। उसमें सारे डायरेक्ट आपको लाभ देंगे ये, और आप पहले ही समझ लेंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा आगे के जो टॉपिक आएंगे उसमें समझने के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं हम। आगे जो पार्ट आएगा, पार्ट 4, उसमें भी ये करें कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों पार्टों को देखें, तो आप समझ पाएंगे, एक तारतम्यता बनेगी देखने में कि ये इकोनॉमी का जो पार्ट है एकदम बेहतर और रुचिकर लगेगा आपको, बिल्कुल उबाऊ और बोझिल नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।